गुड मॉर्निंग। कल हम लोगों ने टॉपिक जब रिसोर्सेज का स्टार्ट किया था, रिसोर्सेज में हम लोगों ने ऑलरेडी रिसोर्स प्लानिंग खत्म कर लिया। उससे पहले रिसोर्सेज के टाइप्स, उनके ओरिजिन के हिसाब से, एग्जिस्टिबिलिटी के हिसाब से उनके टाइप सारे खत्म कर चुके थे। उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ द रिसोर्सेज हम लोगों ने कल, आखिरी टॉपिक्स हमारा था कंजर्वेशन ऑफ द रिसोर्सेज। आज हमारा टॉपिक्स हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे जहां से हम लोग पर्टिकुलरली स्पेशली एक नए फॉर्म में जाएंगे, लैंड रिसोर्सेस। रिसोर्सेस में भी एक वाइटल रिसोर्सेस है, दैट इज अ लैंड रिसोर्सेस। क्योंकि लैंड को वाइटल रिसोर्स हमने इसलिए कहा कि हमको रहने के लिए, नॉट ओनली हमको रहने के लिए, साथ ही साथ हमको फूड शेल्टर भी यही लैंड प्रोवाइड करवाता है। और एज वेल एज जितने भी मैक्सिमम नेचुरल रिसोर्सेस हमको मिलते हैं, बहुत सारे रिसोर्सेस हमको खुद इसी लैंड से ही मिलता है। अब जब हम लोग बात करते हैं लैंड को एक रिसोर्सेस, हमने बता दिया था कि लैंड को हम लोगों ने रिसोर्सेस बोल के कहा है क्योंकि मोस्ट ऑफ द लैंड, जैसे हम लोग अगर इसके टोपोग्राफी के हिसाब से देख लेते हैं, इसके फीचर्स के हिसाब से देखते हैं, फिजिकल फीचर्स के हिसाब से देखते हैं, तो कुछ लैंड क्या है, प्लेन लैंड है, कुछ माउंटेन है, कुछ प्लेट्यू है। अब हम लोग जो प्लेन लैंड होता है उसको तो हम लोग एग्रीकल्चर्स या अदर फीचर्स में हम लोग यूज कर लेते हैं, बट व्हाट अबाउट द माउंटेन्स? माउंटेन्स में हम लोग मान लें कि ग्लेशियरिक रेंज हो गया, बहुत सारे बड़े बड़े माउंटेन्स में ग्लेशियरिक रेंज हो गया जो रिवर्स को पानी पहुंचाते हैं। व्हाट अबाउट द अदर्स? अदर्स तो हम लोग कुछ कह नहीं सकते। तो प्लेट्यू उनमें से सबसे ज्यादा मिनरल अगर किसी में होता है, ये तीनों लैंडफॉर्म में, तो वो होता है प्लेट्यूज। प्लेट्यू आर एक्चुअली रिच इन मिनरल रिसोर्सेस, किसी भी टाइप्स का मिनरल, मेटेलिक हो गया, नॉन मेटेलिक हो गया, उस टाइप के रिसोर्सेस में प्लेट्यूज भरे हुए रहते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट अबाउट इज दे, हमारे कंट्री में 43% लैंड प्लेन्स एरिया में आता है, वेयर इज द 27% ऑफ द लैंड इज अ प्लेट्यू। 27% लैंड हमारा क्या है, प्लेट्यू होके है। जैसे कि छोटा नागपुर, मतलब आप लोग छत्तीसगढ़, झारखंड रीजन, सम पार्ट ऑफ उड़ीसा, सम पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, सम पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, ये सारे क्या थे, प्लेट्यू रीजन्स में आ जाते हैं। पठार भूमि बोला जाता है इसको। तो ये सारे जितने भी आते हैं, तो ये सब जो रिसोर्सेज होते हैं, ये सारे रिसोर्सेज बेसिकली, ये सारे लैंड्स में हमको रिसोर्सेस मिलता है। और ये लैंड का जब हम लोग रिसोर्सेस का बात अभी कर रहे हैं, ये लैंड का रिसोर्सेस का बात इसलिए हमने किया कि भाई जितने भी लैंड्स हैं उस सब में कुछ ना कुछ बेनिफिट्स होता है। जैसे हमने बताया, प्लेन्स वाला एग्रीकल्चर के लिए आपको बेनिफिट्स दे देता है, सेटलमेंट के लिए बेनिफिट देता है, माउंटेन वाला आपके रिवर सोर्सेस एंड ग्लेशियरिक सोर्सेस के लिए बेनिफिट देता है। तो उसी तरह अलग अलग जगह में अलग अलग बेनिफिट्स मिलता है। और सबसे ज्यादा बेनिफिट्स ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं, दैट इज द मिनरल, प्लेट्यू रीजन। प्लेट्यू में हमको मिनरल्स मिलता है, तो हम लोग किसी को ज्यादा किसी को कम नहीं कह सकते। अब बात आता है लैंड यूटिलाइजेशन के ऊपर, लैंड को कैसे हम लोग यूज करते हैं। देखो, हम लोग अगर लैंड यूटिलाइजेशन पे देखते हैं तो कुछ लैंड क्या होता है, फॉरेस्ट बन के रहता है, कुछ लैंड कुछ कुछ लैंड फॉरेस्ट बन के रहता है, कुछ लैंड फॉरेस्ट बन के रहता है, कुछ में एग्रीकल्चर किया जाता है, जिसको हम लोग नेट सोन एरिया कहते हैं, मतलब जहां पे हम लोग, जिसको हम लोग नेट सोन एरिया कहते हैं। नेट सोन एरिया जो होता है वो बेसिकली वो जगह होता है जहां पे हम लोग हर साल एग्रीकल्चर करते हैं। हम लोग हर साल किसी जगह पे जब एग्रीकल्चर करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं नेट जोन्स एरिया। मतलब जितने एरिया पे आप एग्रीकल्चर कर रहे हो, मतलब क्रॉप लगाया जाता है, उसको हम लोग कहते हैं नेट जोन एरिया। अब आता है उसमें, जब हम लोग बात करते हैं उसमें कुछ लैंड्स ऐसे होते हैं जहां पे एक्चुअली दो क्या होता है, अनकल्टिवेटेड लैंड होता है। अनकल्टिवेटेड लैंड बोलने से ये वो जगह होता है जहां पे कल्टीवेशन नहीं होता। इधर वहां पे एनिमल्स को खाने के लिए, मतलब बोलते हैं ना, खाली भूमि, चरगाहा भूमि, जहां पे एनिमल्स को छोड़ दिया जाता है, वो लोग वहां पे चरते रहते हैं। तो उसको हम लोग कहते हैं चरगाह भूमि। जैसे बताया गया, चरगाह भूमि होता है उन सब जगहों पे एनिमल्स चरते रहते हैं, एनिमल्स खाते रहते हैं, तो वो वाली होती है जमीन। कुछ लैंड्स ऐसे होते हैं जब वो
एग्रीकल्चर किए जाते हैं बट उतना इफेक्टिव नहीं होता, मतलब अदर देन अनकल्टिवेटेड लैंड में अगर देखते हैं तो कुछ लैंड कुछ साल के लिए एग्रीकल्चर किया गया, उसको छोड़ दिया गया। तो इसी तरह होके बहुत सारी जगह खाली रहते हैं, कुछ वेस्ट लैंड होते हैं, कुछ बैरन लैंड होते हैं जो खाली गिरे हुए रहते हैं। तो डिफरेंट एरिया हैव डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ लैंड्स, और डिफरेंट डिफरेंट एरिया में जैसे हमने बताया कि अलग अलग टाइप्स के लैंड्स होते हैं, तो अलग अलग लैंड्स में अलग अलग बेनिफिट्स के हिसाब से होते हैं। अब जब हम लोग लैंड यूज के यूटिलाइजेशन के बारे में जान चुके हैं तो लैंड यूज पैटर्न को भी देखना जरूरी है। अब जब लैंड यूज पैटर्न के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं तो इंडिया स्पेशली अगर बात किया जाए तो इंडिया में जितना भी लैंड यूज पैटर्न होता है उसको देखने के लिए हमको कुछ मेजर फैक्टर देखने होते हैं। और फैक्टर क्या होता है, हम लोग उसके फिजिकल फैक्टर देखते हैं, फिजिकल कंडीशंस क्या, लाइक टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल और ह्यूमन, ये सब कुछ हम लोग देखते हैं। टोपोग्राफी किस टाइप का एरिया है, कैसा एरिया है, कैसे वहां पे रह रहा है, वो सब कुछ हम लोग देखते हैं, वो होता है टोपोग्राफी, उसको हम लोग कहते हैं टोपोग्राफी। सेकंड होता है वहां पे क्लाइमेट कैसा है, वो एरिया क्या, मतलब वो टोपोग्राफी में वो माउंटेन है, प्लेन्स है, डेजर्ट है, प्लेट्यू है, क्या है पता चलता है। क्लाइमेट देखा जाता है, वहां पे कौन सा सॉइल देखा जाता है। तो ये सब देखने के बाद हम लोग उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। अगर कोई आप लोग सोच लो, इमेजिन कर लो, आप एक प्लेट्यू रीजन पे जाते हो, प्लेट्यू रीजन में ज्यादातर पथरीला इलाका रहता है। आप पथरीला इलाका में आप बोलोगे कि मैं वहां पे एग्रीकल्चर करूंगा, ऑब्वियसली हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि पत्थर में एग्रीकल्चर नहीं किया जा सकता, और वहां पे जो भी सॉइल्स हमको मिलेगा दैट सॉइल इज नॉट फिजिबल फॉर एग्रीकल्चर, तो हम लोग वहां पे एग्रीकल्चर नहीं करने का फोकस करेंगे। वेयर एज आप किसी प्लेन एरिया में जाओगे और वहां पे अच्छा खासा पानी अवेलेबल है, नदी नाले हैं, प्लेन्स, अच्छा जमीन है, अच्छा सॉइल है, क्लाइमेट अच्छा है, तो वहां पे पहला हमारा फोकस क्या होगा कि भाई हम लोग पहले वहां पे एग्रीकल्चर करेंगे, क्योंकि वहां का कंडीशन एग्रीकल्चर के लिए सुइटेबल होता है। तो उसी तरह हम लोग जब बात करते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट एरियाज पे डिफरेंट डिफरेंट चीजें की जाती हैं। उसी तरह अगर इंडिया के ज्योग्राफिकल एरिया देखा जाए, इट इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। और इसका मेजोरिटी एरिया अगर हम लोग बात करते हैं तो टोटल एरिया जब हम लोग इंडिया का बात करते हैं तो इंडिया के मेजोरिटी एरिया में हम लोग जो आता है वो डिवीजन हो गया है माउंटेन, प्लेट्यूज, प्लेन्स, डेजर्ट। तो उनमें से भी एक मेजर पार्ट में हम लोग क्या करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, क्योंकि वो प्लेन्स एरिया आता है। अब बात किया गया कि ये इसमें यूजेस कैसा किया जाए, तो यूजेस के लिए ये आता था कि इंडिया जब आजाद हुआ तो पहले 5 ईयर प्लान्स किए गए। 5 ईयर प्लान्स क्या था, 5 साल का एक एक प्लान बनाया गया जिसमें एग्रीकल्चर को प्रमोट किया जाए, क्योंकि इंडिया पहले सेल्फ सफिशिएंट होना चाहता था। इंडिया के पास इतना खाना पीना नहीं था, तो इंडिया अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट बनाना चाहता था। इंडिया जब अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट बनाना चाहता, इंडिया अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट बनाना चाहता था, तो इन जस्ट कीप क्वाइट। अगर आपको आवाज नहीं आ रहा है जस्ट टाइप इट, रेदर देन बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबको म्यूट किया गया है। अगर आपका गलती से म्यूट नहीं हुआ है देन आप वो टाइप करो। देखो, ओके, इंडिया जब आजाद हुआ, इंडिया आजाद होने के बाद पहला फोकस इंडियन गवर्नमेंट ने किया था एग्रीकल्चर को डेवलपमेंट करने का। एग्रीकल्चर को डेवलप करने का सबसे बड़ा चीज करने का फोकस किस लिए किया गया था,
एग्रीकल्चर को डेवलप करने का सबसे बड़ा चीज फोकस इसी पे किया गया था कि इंडिया में पहला चीज सबको सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन करना था, क्योंकि इंडिया ब्रिटिश के टाइम में बहुत देख चुका था, लोग भूखमरी से मर रहे थे, भूखे मर रहे थे। अब भूखे मर रहे थे, तब वहां पे उन्होंने ऑप्शन डाला कि भाई भूखमरी से आपको आपको मरना नहीं है, हमारे लोगों को भूखमरी से मरना भी नहीं है, तो उसके लिए हमको क्या करना है, सेल्फ। बहुत टाइम हो गया था वो लोग अनाज बाहर के कंट्री से खरीद रहे थे, तो बाहर के कंट्री से खरीदने के लिए उनको पैसा देना पड़ता था। ओब्वियसली वही चीज से बोला गया कि चलो इंडिया में अगर प्रोडक्शन अच्छा होगा तो हमको वो पैसा अलग डेवलपमेंट में यूज किया जा सकता है। तो पहले 5 ईयर प्लान में एग्रीकल्चर एरिया का डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया गया, जिसमें लैंड रिक्लेमेशन एक्ट भी पास हुआ था, जिसमें जमींदारी सिस्टम जिनका था वो बैन हुआ था, जिनके पास हद से ज्यादा जमीन थी उनसे लैंड सीज किया गया था। फिर रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, लैंड का रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ था। उसके बाद एग्रीकल्चर्स के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे पॉलिसीज बनाए, जहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी नहीं थी वहाँ पे कैनल्स बनवाए गए, एग्रीकल्चर इम्प्यूट्स के ऊपर नए नए फीचर्स डाले गए कि ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स कैसे हो सके, कि जिस जगह में एग्रीकल्चर कोई बोलता था यहाँ पे मैं एग्रीकल्चर नहीं कर सकता, ये वाला ज़मीन सूखा है, बंजर है, इसमें फर्टिलिटी नहीं, तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा सिस्टम पहुँचाया गया कि वहाँ पे फर्टिलाइजर हो गया, जो भी रिक्वायरमेंट्स थे वो पहुँचाया गया। ये पहुँचाने का रीज़न इसलिए था कि ये सब चीज़ जब वहाँ पे पहुँचेगा तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली काम अच्छे से हो सकता है, काम इजीली हो सकता है और बेनिफिशियरी कर सकते हैं। एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट किया गया। अपार्ट फ्रॉम दिस गवर्नमेंट का और ऑल ओवर द वर्ल्ड में ये एक चीज फोकस किया जाता है कि हर कंट्री में जो फॉरेस्ट है कम से कम 33% एरिया फॉरेस्ट से कवर होना चाहिए। 33, सही, म्यूट करो। 33% एरिया सॉइल सॉरी फॉरेस्ट से कवर अप होना चाहिए। अब वो वाला बात जब हम लोग इंडिया का बात देखते हैं तो इंडिया में भी यही चीज हुआ था, बट धीरे धीरे करके जब सेटलमेंट बढ़ने लगा, रोड्स बनने लगे, बिल्डिंग्स बनने लगे, एग्रीकल्चर बनने लगा, इंडस्ट्रीज बनने लगा, तो धीरे धीरे करके आज हमारे कंट्री में फॉरेस्ट का जो प्रोपोर्शन है वो आज के डेट में कम हो चुका है। टाइम के साथ हम लोग लैंड तो यूज कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने मर्सियसली इसको यूज किया, जिसके वजह से लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, लैंड डिग्रेडेशन बोलने से लैंड की बर्बादी हो रही है। लैंड को हमको प्रॉपरली यूज करना है। अगर आप लैंड को प्रॉपरली यूज नहीं करते हो देन डेफिनेटली यू आर गोइंग टू सफर, क्योंकि और कोई सफर नहीं होगा, क्योंकि आज लैंड खराब हो गया तो कल वो लैंड को हम लोग किसी तरीके से यूज नहीं कर सकते। देखो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने लास्ट क्लास में हम लोग जब पढ़े हुए थे तो उसमें कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेस पढ़ा हुआ था। अब यहाँ पे हम लोग कंजर्वेशन ऑफ लैंड है। लैंड डिग्रेडेशन ऑलरेडी हम बता चुके हैं। लैंड डिग्रेडेशन कैसे होता है, ह्यूमन एक्टिविटीज से भी होता है, नेचुरल कलामिटीज से भी होता है। कहीं पे वॉल्केनो हुआ, कहीं पे अर्थक्वेक हुआ, कहीं पे लैंडस्लाइड हुआ, ये नेचुरल कलामिटीज है, वो नेचर लैंड को बर्बाद कर देता है। लेकिन एट द सेम टाइम ह्यूमन एक्टिविटी सबसे ज्यादा। ह्यूमन एक्टिव बोलोगे सर इंसान क्या करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर आप यूज करें हद से ज्यादा, हद से ज्यादा जगह में आप जब कॉन्क्रीटाइज आप घर बनाते हो, घर के चारों तरफ कॉन्क्रीट बना देते हो, तो बारिश का पानी तक नीचे नहीं जा पाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हद से ज्यादा वो चीज करें, हम लोग नए नए सिस्टम्स कर रहे हैं, जंगल काट रहे हैं, ओवर ग्रेजिंग करवा रहे हैं, एनिमल्स को खाने के लिए बेचते हैं, पेड़ पत्ते वो पूरा पौधा उखाड़ के खा जाते हैं। ये सारे तरीके से क्या होता है, सॉइल मतलब जो लैंड होता है वो बर्बाद होता है। जो हम लोग सॉइल इरोजन भी ये बोलते हैं ना, सॉइल डिग्रेडेशन, ये भी इसी से ही लिंक होता है। तो एट प्रेजेंट अगर हम लोग देखें तो इंडिया में 130 मिलियन हेक्टर लैंड बर्बाद हो चुका है। तो अगर हम लोग अगर इसको आज के डेट में अगर प्रॉपरली यूज नहीं करते हैं, या उस लैंड को ठीक से स्टेबल करने का तरीका नहीं निकालते हैं, उसको ठीक करने का तरीका नहीं निकालते हैं, तो एक टाइम आएगा कि हमारे पास जो एग्रीकल्चर वाले भी लैंड है ना वो भी नहीं बचेंगे। हम लोग क्या करते हैं, एग्रीकल्चर में ज्यादा प्रोडक्शन होगा, ज्यादा प्रॉफिट के चक्कर में, ज्यादा पैसा मिलेगा चक्कर में हम लोग क्या कर देते हैं, एग्रीकल्चर अंधाधुन केमिकल फर्टिलाइजर डालते हैं। जब बताया गया रहता है कि एक एरिया में कितना फर्टिलाइजर डालोगे, आप क्या कहते हैं, थोड़ा ज्यादा डाल देता हूँ तो थोड़ा ज्यादा प्रोडक्शन होगा। नो डाउट होता है, फर्स्ट टाइम पहली बार थोड़ा ज्यादा डाल दिए तो अच्छा खासा प्रोडक्शन होता है, पौधा अच्छा खासा बढ़ जाता है। लेकिन
जैसे ही अगले साल होता है उसका फर्टिलिटी कमने लगता है, मतलब आप उसका नेचुरल जो सिस्टम होता है उसको खत्म करना था। आप बोल रहे थे ना मेडिसिन, कुछ डॉक्टर होता है तो आप डॉक्टर को प्रिस्क्राइब करवा के ही मेडिसिन लेते हो। डॉक्टर जब प्रिस्क्राइब करता है मेडिसिन तभी आप लेते हो। आप बोलते बुखार हो रहा है तो आपको डॉक्टर बोला हर दिन एक गोली ले, तो आप हर दिन 5 गोली ले लेते हो क्या? 5 गोली लोगे तो ना इधर बचोगे ना उधर जाओगे, सीधा ऊपर जाओगे। तो वो कंट्रोल क्या होता है, आप पांच एक दिन में एक गोली लेने से वो काम करेगा, और 5 गोली एक ही बार में ले जाने से काम नहीं करेगा, क्योंकि वो आप ही के ऊपर बुरा इफेक्ट डालेगा। सेम चीज लैंड के साथ भी होता है। तो यही तरीका है, लाइक माइनिंग साइट्स हो जाता है। देर आर मेनी माइनिंग साइट्स आर देयर, जहाँ पे माइनिंग्स किया जाता है, जहाँ पे माइनिंग किया जा रहा है। तो माइनिंग करने के बाद क्या रहा है, माइनिंग के लिए वो लोग उस जगह खुदाई कर देते हैं। माइनिंग खत्म हो जाने के बाद उस जगह को ऐसा का वैसा ही छोड़ दिया जा रहा है, जिसकी वजह से वो लैंड ऑलरेडी बर्बाद हो जा रहा है। तो अगर डीप स्कैस बड़े बड़े गड्ढे टाइप के छोड़ देने के बजाय अगर उसी जगह को फिलअप कर दिया जाए, डंप यार्ड बना दिया जाए, तो लैंड का प्रॉपर यूज भी हो गया। आप सोच लो कि कहीं माइनिंग कर रहे हो, माइनिंग जब कर रहे हो तो बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं, और जब आपका टाउन का कचरा फेंकना होता है, जो म्युनिसिपल्स होता है वो क्या कहता है, किसी भी खाली एरिया में फेंकता जाता है। तो अगर आप सोच लो कि किसी खाली एरिया में अगर वही चीज फेंका जा रहा है या फिर किसी खाली जगह में डाला जा रहा है, तो उसमें क्या, वो जो अच्छा जमीन है वो बर्बाद हो जा रहा है। अगर वही जगह में जो आपके कंपोस्ट बनाना है, या फिर माइंस खत्म होने के बाद माइंस का कुछ काम नहीं है, तो वहां पे क्या करें, वहां पे अगर वो चीज को डंप करके उसको फिलअप कर दिया जाए तो वो काम कर सकते हैं। आपको एक बताऊं, यूरोप में एक माइंस है, कोल माइन था, बहुत पुराना वाला था, और आज के डेट में वहां पे कोल नहीं है, तो उन्होंने टनल टाइप का बनाया था। तो खत्म हो गया काम, तो उस टनल का करे क्या, अब टनल लोग सोचते थे कि ये टनल का क्या काम है, ऐसे ही खाली छोड़, तो उसमें से एक बंदा था, वो टनल को जाके परमिशन लेके वो टनल यूज करना चाहता था। तो पहले सोचे कि ये क्या करने वाला है, तो उसने उसका एक प्रॉपर यूज कर लिया। तो उसने क्या कहा, सर मैं यहाँ पे एग्रीकल्चर करना चाहता हूँ। तो बोलते हैं पागल हो गया है, एक टनल के अंदर कौन सा काहे का एग्रीकल्चर करेगा, ना धूप आता है ना कर। तो बोलता है मेरे एग्रीकल्चर के लिए धूप नहीं चाहिए। तो चलो पागल बोल रहे हैं ये पागल हो गया। तो उसने क्या स्टार्ट किया, उसने टनल के अंदर मशरूम की खेती करना स्टार्ट किया, बिकॉज मशरूम डजेंट रिक्वायर्ड लाइट। उनको जितना मॉइस्ट, मतलब वहां पे टेम्परेचर सिस्टम लगा के उसने मॉइस्चर थोड़ा डलवाया। लैंड के अंदर मॉइस्चर तो ऐसे ही होता है, ह्यूमिडिटी होता है, टेम्परेचर ठीक ठाक था जितना उसको चाहिए था। तो लैंड के अंदर उसको टेम्परेचर भी मिल गया, मॉइस्चर मिल गया, और वो माइंस को आज के डेट में मशरूम बनाने के लिए, और आपको बताने के लिए शायद तक ताजुब नहीं होगा, जो डोमिनोज, जो पिज्जाज में बहुत बड़ा ना, डोमिनोज यूरोपियन मार्केट में जितना भी अपना मशरूम का रिक्वायरमेंट होता है ना, वहीं से मंगवाता है। अब सोच लो कि इतना बड़ा टनल्स को उन्होंने यूज कर लिया है मशरूम प्रोडक्शन के लिए। ये होता है प्रॉपरली यूज। मतलब कोई चीज अगर काम नहीं कर रहा है, कोई चीज बर्बाद हो गया, तो उसको चलो ना, उसको प्रॉपर हम लोग किसी नए तरीके से यूज करते हैं। अगर कोई सॉइल में अगर आप एक्सट्रीमली फर्टिलाइजर देखिए, सॉइल का फर्टिलिटी खत्म हो गया, डन, खराब हो गया, तो बोलोगे अरे खराब हो गया चलो फेंक दो। फेंक नहीं सकते, छोड़ नहीं सकते उसको। अगर आप कुछ एक आध साल छोड़ दोगे तो उसका फर्टिलिटी, केमिकल फर्टिलिटी लेवल धीरे धीरे कमते गया। उसमें ऑर्गेनिक मैन्योर्स डालो, गाय का मतलब गोबर हो गया, खाद हो गया, ये सब चीज, तो धीरे धीरे करके वो अपना फर्टिलिटी लेवल धीरे धीरे करके फिर से गेन करने लगेगा। आप कुछ टाइम उसको छोड़ो, तो कुछ टाइम अगर उसको छोड़ोगे, अब नहीं बोलोगे नहीं ये खराब हो गया, इसके ऊपर और केमिकल फर्टिलाइजर डालते हैं ठीक करने के लिए, तो जितना ज्यादा डालोगे उतना ज्यादा वो खराब हो जाएगा। एनिमल्स को आपके देखना, कभी कभार गांव पाँव में होता है, जो गाय भैंस होते हैं घूमते रहते खाते रहते, कभी कभार आपके घर बाड़े में अगर घुस जाते हैं, नॉट ओनली आपके घर के बस जो पौधे लगे थे वो खा जाते हैं, कभी कभार उसको पूरा उखाड़ डालते हैं। तो वो चीज हम लोग को केयर करना चाहिए। तो घास की मैदान या फिर जो होता है, वो पौधे को खाने दो, वो बहुत अच्छी बात है, पौधे खाएंगे तो ऑब्वियसली उनका भी पेट भरना है, लेकिन पूरा रूट समेत नहीं खाना, ओवर ग्रेजिंग नहीं करने देना। ओवर ग्रेजिंग अगर हो गया तो वहां पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा। ओवर ग्रेजिंग करने से क्या होता है, प्लांट का रूट सॉइल को पकड़ा रहता है, अब वो रूट के साथ अगर उखाड़ देते हैं तो सॉइल क्या हो गया, हल्का हो गया, लैंड वहां पे हल्का हो गया, कभी भी हवा आएगा पानी आएगा वो मिट्टी बह के चला जाएगा। दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। तो ये चीज हमको फोकस करना चाहिए।
तो लैंड डिग्रेडेशन, वेस्ट लैंड को प्रॉपरली यूज करना, कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटी, जहाँ पे माइनिंग भी हो रहा है उसको प्रॉपरली यूज करना, या प्रॉपर डिस्चार्ज, जितने भी इंडस्ट्रियल, और सबसे आज की डेट में तो अगर लैंड की बर्बादी का एक रीजन है तो इंडस्ट्रियल वेस्ट है। नॉट ओनली वाटर वेस्ट, सॉलिड वेस्ट भी करते हैं, जमीन में डाल देते हैं, किसी भी खाली खेत में डाल देते हैं, वो पूरा लैंड बर्बाद हो जाता है। तो उसको प्रॉपरली यूटिलाइजेशन करने का सिस्टम किया जाए। अगर प्रॉपरली यूटिलाइजेशन करने का सिस्टम कर दिया जाएगा, देन that area will be definitely beneficial. I'm giving you an example. मेरे, आप लोग जानते हो कि राइट नाउ आई मीन संबलपुर, तो मेरा एक घर बरगढ़ में भी है, एक जगह यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है। फ्रॉम नियर अराउंड विद इन 200 मीटर रेंज में हमारे घर के पास ही एक फैक्ट्री है, राइस मिल है। तो राइस मिल क्या क्या, उसके ठीक साइड में एक बड़ा सा एरिया में वो अपना डिस्चार्ज करता है, पानी छोड़ता है अपना सारा, जो चावल बनाने के वाला वो सारा पैडीज को उबालने के बाद जो पानी होता है ना, वहाँ छोड़ देता है। अब सोच लो, पानी जब छोड़ता है, जस्ट इमेजिन, वो पानी छोड़ता है तो पानी हर बार रहते रहते क्या होता है, नाली का कैसे स्मेल होना, वो स्मेल होता है। तो वहाँ पे वो सॉइल, नो डाउट दे आर नॉट यूजिंग केमिकल, बट स्टिल इट इज अ वेस्ट। तो वो जगह क्या हो गया, यूज नहीं हो पा रहा। उसका यूज किसने किया बता रहा हूँ, उसका यूज एक फार्मर ने किया। एक फार्मर थी, एक लेडी थी, जो बीच में क्या हुआ, एक सीजन आया, जैसे कि नॉर्मल विंटर सीजन के बाद आया, तो उसने सोचा कि उस जगह का क्यों ना बेनिफिट उठाए। उसने क्या किया, वो जो पानी आ रहा था फैक्ट्री का, उसने फैक्ट्री का पानी जहाँ आ रहा था उसका पूरा बॉर्डरल एरिया को, क्योंकि वो मॉइस्ट रहता है, वहाँ पे टमाटर के पौधे लगा दिए, टमाटर, बैंगन, मिर्ची, ये लगा दिए। और जहाँ पे उसको पानी चाहिए होता है, कट्स बना देते थे, ज्यादा कुछ नहीं, खाली हल्का हल्का कट्स देते थे कि अगर पानी कम हुआ नीचे के लिए तो थोड़ा ऊपर से वही पानी आ जाए। कि बिकॉज दैट वाज नॉट केमिकल वाटर, तो केमिकल ट्रीटेड वाटर नहीं था फैक्ट्री वेस्ट वाला। तो वो पानी क्या कर रहा था, वो सॉइल इतने साल से वो पढ़ पढ़ के, दान वाला चीज है, ऑर्गेनिक चीज है, वो वेस्ट बन के वो खाद बन चुका था। वो सॉइल इतना ज्यादा बेनिफिट्स हो गया कि वहां से जो प्रोडक्शन होके आता है, लाइक टोमेटो था, ब्रिंजल था, चिलीज थे, देयर वर ऑसमली टेस्ट। अब बोलोगे सर कचड़े में उगा हुआ चीज बहुत अच्छा लग रहा है, आप बोल रहे हो भाई कचड़े में उगा हुआ चीज है, लेकिन वो सॉइल बहुत सारा एनरिच्ड होके था, तो वो बेनिफिट उसने यूज किया। उसने उस बार किया, फिर एक साल छोड़ दिया, एक साल बाद उसने किया। तो ये चीज होता है। तो वहां पे अगर किसी जगह में भी अगर केमिकल हो रहा है, तो वहां पे केमिकल ट्रीटेड किया जा सकता है। फैक्ट्री से जब वेस्ट जा रहा है, पानी जा रहा है, या फिर कोई भी, उसको केमिकल ट्रीटमेंट करके उसको साफ, क्लोरिनेशन करके साफ करके पानी छोड़ दो। पानी अगर साफ करके आप लोग छोड़ देते हो, देन दैट वाटर कैन बी यूज बाय अदर सोर्स ऑल्सो। अगर आप ट्रीट करके, बहुत लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े फैक्ट्री नदी में छोड़ देते हैं, तो आप अपना गंदा पानी डायरेक्टली छोड़ दोगे तो वो खराब कर जाएगा, और रिवर में जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हो वो भी मर जाएंगे। बट वही जगह में अगर उसको आप ट्रीट कर रहे हो, ट्रीट कर रहे हो मतलब उसके में जो केमिकल वेस्ट है उसको साफ कर दे रहे हो, एक ट्रीटमेंट प्लांट लगा के उसको साफ कर दे रहे हो, और वो पानी को छोड़ रहे हो, तो पानी जहाँ पे भी जाएगा, रिवर में गया या फिर आप किसी भी फार्म या गार्डन में भी छोड़ दे रहे हो, तो वो पानी उनको बर्बाद नहीं करेगा, उल्टा उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो जाएगा। इससे ना लैंड बर्बाद होगा, ना कि रिवर या और कोई चीज़। इसके साथ आपका लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में सॉइल एज ए रिसोर्सेज हम लोग पढ़ेंगे।